नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वीर की इस साइंस एंड टेक की क्लास में। मैं हूं राम रघुवंशी और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस और टेक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमारे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है। हम बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का जो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो स्पेस स्टेशन के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूशन है। कहने की बात यह है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देश, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या और भी कोई देश हो, अपने अपने स्पेस प्रोग्राम अपने अपने इंस्टीट्यूट में चलाते हैं। जैसे अमेरिका नासा के थ्रू अपना स्पेस प्रोग्राम चलाता है, ऐसे ही रसिया चलाता है, फ्रांस चलाता है, दुनिया भर के अलग अलग देश चलाते हैं। लेकिन भाई जो इसरो करता है वो कोई और नहीं करता। दोस्तों हमारे भारत का जो स्पेस रिसर्च का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इसरो, आज का पूरा वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। न केवल हम इसरो के डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, बल्कि हम इसरो के उन सब्सिडरीज इंस्टीट्यूशन मतलब कि उन शाखाओं के बारे में या उन सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसरो के साथ मिलकर इसरो को और मजबूत करते हैं। दोस्तों इसरो कोई एक संस्था नहीं है, बल्कि इसरो बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। आपने चंद्रयान के बारे में सुना होगा, आपने मंगलयान के बारे में सुना होगा, आपने गगनयान के बारे में सुना होगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे और भी सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा। ये सारी की सारी बातें आज आपको इस लेक्चर में देखने सुनने को मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये क्लास को हम शुरू करते हैं। और बहुत ही ये टॉपिक को पढ़कर पढ़ाकर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर पूरे भारत में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, देखिए नो डाउट आर्मी सबको पसंद है, नो डाउट। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी को हम नंबर 1 या नंबर 2 रैंकिंग दे सकते हैं, भाई बिल्कुल नहीं दे सकते। गाइज आप जो करते हैं, पूरी आर्मी जो करती है उसकी हम उसको कैसे गिनाएं, हमारे पास शब्द नहीं होते, हमारे पास इमोशन नहीं होते हैं, है ना। तो हम सब इंडियंस या इनफैक्ट हम सब सिविलियंस के मन में आर्मी के लिए भाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। इतना सा भी हिस्सा जो होता है ना हमारे ब्रेन का, वो डाउट नहीं करता है, राइट। तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक उसको अलग रखते हैं। अगर हम बात करें एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो भाई इसरो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसरो ऐसी रिसर्च करता है जिससे सबको मदद मिलती है। आज कहीं ना कहीं आर्मी भी प्रिसाइज तरीके से काम क्यों कर पा रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे सैटेलाइट है, हम बहुत टेक्नोलॉजी पर काम कर पा रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर पा रहे हैं। दोस्तों इसमें इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज का पूरा टॉपिक इसरो पर ही होने वाला है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से। दोस्तों आज की हमारी क्लास इसरो पर होने वाली है भाई, और बहुत सारे नए साथी हमारे साथ हैं। और उसका फुल फॉर्म क्या है पहले देख लेते हैं। दोस्तों संस्था का नाम है इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और भाई ये इसरो क्या है? भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला ये सबसे बड़ा संगठन है। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं आती है और बहुत सारी बातचीत हम इसके बारे में करने वाले। आइए एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम इसरो के बारे में ले लेते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको पूरा नाम बता चुका हूं इसका। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में होता है क्या? हिंदी में होता है भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, तो दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है। लोगो भी देख लीजिए, कुछ इस तरीके का इसरो का लोगो होता है। सॉरी मैंने इसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया, और इसे हम ठीक कर लेते हैं। चलिए ये है भाई इसरो का लोगो, कुछ इस तरीके से इसरो हिंदी में और कुछ इस तरीके से इंग्लिश में लिखा रहता है। और ये कुछ इस तरीके का लोगो है जो बताता है कि हम स्पेस में आगे की तरफ जा रहे हैं। ये ऑर्बिट्स हैं, ये पृथ्वी की वो कक्षाएं हैं जहां पर उपग्रह जो है वो भेजे जाते हैं। उस पर हम फ्यूचर में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए इसरो की स्थापना कब हुई दोस्तों? दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को हुई है। कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को हुई है। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों इसके जो संस्थापक है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से ही हम
क्या बना पाए हैं, इसरो जैसी संस्था बना पाए। और दोस्तों इसलिए हम विक्रम साराभाई को फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि दोस्तों इन्होंने ही सरकार को कन्विंस किया था कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से हर क्षेत्र में क्रांति आएगी, मनोरंजन भी होगा, शिक्षा भी होगी, सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंच पाएगी, डिफेंस, रिसर्च सब में काम होगा। और इन्होंने ही आकाशवाणी के बारे में, टेलीविजन के बारे में, सैटेलाइट टीवी के बारे में तमाम बातें सरकार को बताई। तब जाकर सरकार ने माना कि भाई हाँ ये जरूरी है। थोड़ा बहुत बजट इन्हें दिया था और दोस्तों इन्होंने उसी थोड़े बहुत बजट से सरकार को ये प्रूफ करके दिखाया कि वाकई स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज है। इसलिए दोस्तों हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है भारत में। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक में। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा। दोस्तों ये है विक्रम साराभाई, इनकी फोटो देख लीजिए भाई, इनकी फोटो देखिए। ये है कौन? आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों हर एक भारतीय को एटलीस्ट इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनकी फोटो देख लीजिए। फोटो देखने से ना आपकी मेमोरी और लंबे समय तक आपको स्टेबल तरीके से काम आएगी। तो दोस्तों ये है विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, बात एक ही है। और दोस्तों इन्हीं के अथक प्रयासों से इसरो की जो है वो क्या हुई है? स्थापना हुई है। अच्छा, इन्होंने कहां पर स्थापना की है? दोस्तों इन्होंने अपना जो पहला सेंटर बनाया था सरकार से फंड लेकर, वो बनाया था केरल के थुम्बा में। कहां पर बनाया था? केरल के थुम्बा में बनाया था दोस्तों। और थुम्बा में एक संस्था बनाई थी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। वहां पर इन्होंने सारे के सारे अपने काम स्पेस से रिलेटेड किए थे। ठीक है, और वहीं से फिर सरकार कन्विंस हुई और फिर क्या बना? इसरो बना। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। और भी आगे की बात करते हैं भाई। आज की पूरी क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज इसरो के बारे में इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। दोस्तों जब भी कोई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका एक मोटो होता है, उसका एक लक्ष्य होता है। जैसे प्रोजेक्ट वीर एक संस्था है, तो प्रोजेक्ट वीर का लोगो क्या है? ये है लोगो। और प्रोजेक्ट वीर का मोटो क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई सेकंड जर्नी शुरू करने में मदद करना। किसकी? आप सभी लोगों की। ठीक है, जो कभी ना कभी देश के काम आए लोग हैं, जो कभी ना कभी आर्मी के मेंबर रह चुके हैं, उन सभी लोगों की सेकंड जर्नी में मदद करना, ये प्रोजेक्ट वीर का उद्देश्य है। तो ऐसे ही दोस्तों हर एक संस्था का मोटो होता है। और ये जो इसरो नाम की संस्था है, इसका मोटो क्या है? इसका एक सूत्री एजेंडा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है साथियों, मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना जिसका उपयोग ह्यूमन मैनकाइंड में किया जा सके, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कि ऐसा ऐसा काम करना, ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार करना। दोस्तों प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग, और कैसी इंजीनियरिंग? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों ऐसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तैयार करना इनका उद्देश्य है जो कि मानव की सेवा में हो। इनका उद्देश्य विध्वंस फैलाना नहीं है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य एंटरटेनमेंट नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है ऐसे काम करना जिससे मानव की सेवा हो सके, मतलब हम ह्यूमन लाइफ को इजी कर सकें, सुरक्षित कर सकें, बेहतर कर सकें, है ना। तो ये तमाम इसके उद्देश्य हैं भाई। सिंगल लाइन में बताएं तो आपको इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में पढ़ लीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दोस्तों ये इसरो का क्या है? लोगो है। आगे की बात करते हैं भाई। इसरो जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इसके अंतर्गत, अभी वो भी पढ़ाऊंगा, पर फिलहाल ध्यान देना इतने बड़े संस्था इसरो का लक्ष्य क्या है। ठीक है, ये तो इसका मोटो हो गया। ठीक है, जैसे हमारा मोटो है आपको एजुकेट करना, पर हमारा लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसरो का लक्ष्य क्या है? दोस्तों पहला लक्ष्य ये है कि भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।
दोस्तों बहुत लंबे समय तक ना हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस इन सब देशों से टेक्नोलॉजी खरीद खरीद कर अपना काम करते रहे। और आपको भी पता होगा हमेशा कोई भी देश अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं बेचता है। हमें मिलती थी वही पुरानी टेक्नोलॉजी, घिसी-पिटी टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत सारे प्रतिबंधों के साथ। कई बार तो हमें टेक्नोलॉजी दे दिया जाता था लेकिन उसे सुधारना नहीं सिखाया जाता था, उसे बनाना नहीं सिखाया जाता था। हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते थे दोस्तों, है ना? और आपको भी पता है कि जो गठजोड़ होता है, जोड़ा-तगोड़ी होती है, काम चलाऊ होती है, उससे परफेक्शन लाने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात, पुरानी टेक्नोलॉजी से हम हमेशा पीछे चल रहे थे। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुक रही थी, हमारा जो पोटेंशियल है वो बर्बाद हो रहा था। तो सरकार का लक्ष्य ये था कि इसरो सबसे पहले हमें क्या करे, आत्मनिर्भर कर दे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी। और दोस्तों हम हो चुके हैं आत्मनिर्भर। अब हमने देखिए, जब हम अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को पहुंचाते हैं तो दो चीजें लगती हैं। एक लगता है सैटेलाइट और एक उसके ऊपर एक लगता है लॉन्च व्हीकल और एक उसके ऊपर लगता है सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल वो वाहन है जिसमें हम ईंधन भर देंगे और उस ईंधन को जलाकर ये लॉन्च व्हीकल गति करेगा। और इसके सामने लगा है वो इंजन जो कि है सैटेलाइट, जो एक बार अगर अंतरिक्ष में चल गया तो फिर वो घूम घूम कर हमें इंफॉर्मेशन देगा। दोस्तों दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी, ये रॉकेट की तरह काम करता है और ये अलग। दोनों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, आपने PSLV, GSLV नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इस पूरे के पूरे अध्ययन में या आने वाली क्लासेस में हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल सैटेलाइट की बात करें तो आपने चंद्रयान, मंगलयान इन सब के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हमने चंद्रयान जो बनाया वो बहुत कम बजट में बनाया है। जब मैं आपको चंद्रयान पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ा जानकर शौक होगा कि एक हॉलीवुड की फिल्म के आधे बजट में क्या बन गई है, चंद्रयान 1 बन गया था। दोस्तों बॉलीवुड की भी कुछ फिल्मों से कम पैसों में चंद्रयान बना दिया था वैज्ञानिकों ने। तो सोच के देखिए आप कि एक फिल्म और एक चंद्रयान के बीच में कितना टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, कितना ब्रेन का डिफरेंस है। बट चूंकि इसरो अब इंडिपेंडेंट हो रहा है दोस्तों, तो हम ये कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम अपना काम तो कर ही लेते हैं, साथ में हमने दूसरों को किराए पर अपने सामान देना भी शुरू कर दिया। तो एक समय हम खरीदा करते थे, अब हम बेचा करते हैं। ये हमारा पावर है, यही उद्देश्य था इसरो का दोस्तों, और इसरो इसमें लगातार सफल हो रहा है ना? क्या है, आत्मनिर्भर बनाना भारत को। दूसरा, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। दोस्तों आज अगर सीमा पार चाइना कुछ भी करता है अक्साई चिन्ह में, पाकिस्तान कुछ भी करता है LOC में, बांग्लादेश कुछ भी करता है जीरो लाइन के अंतर्गत, तो हम सैटेलाइट के जरिए सूक्ष्म नजर रख सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पे लगातार कैंप बनाते रहता है ना? इंडियन ओशन और जो ये कह लो आपकी जो आसियान नेशन है ना, देश हैं जो दक्षिण एशिया के, उन देशों पर कंट्रोल जमा कर वहां पर लगातार वो जो है वो प्रेशर बनाते रहता है भारत पर। हम उसकी नजर बिना किसी की मदद के रख सकते हैं। दोस्तों हमने हमारा खुद का मैप भी बना लिया है, अब हम गूगल मैप के सहारे भी नहीं। हमारे बहुत सारे समुद्री मछुआरे जो है वो चेन्नई से मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका के बॉर्डर में चले जाते थे और बेचारे कई सालों तक जेल में पड़े रहते थे। उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगा दिए जाते थे, है ना? ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके चाइना बॉर्डर में चला जाया करते थे। तो हमने अपना खुद का ऐप बना लिया है जो मैप दिखाता है इन नाविकों को, गूगल मैप से ज्यादा एक्यूरेट मैप दिखाता है। उसका नाम ही हमने रख दिया नाविक, इंडियन नेविगेशन विद कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। सॉरी दोस्तों, नाविक का जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इसका नाम है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नाविक पे हम चर्चा कर लेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय विकास में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसरो एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे वैज्ञानिक काम करेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है हमें। इनफैक्ट आप देखोगे आने वाले समय में हम नासा के साथ मिलकर एक अभियान चंद्रमा के लिए लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। ओके, लॉन्च भी हो चुका है वो। तो निसार हमने भेजा है, नासा और इसरो का। तो ये तमाम किसके लक्ष्य हैं दोस्तों? इसरो के लक्ष्य है। ठीक है, तो इसरो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, याद रखिएगा दोस्तों। इतनी बड़ी संस्था को संभालना का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात करते हैं कि भाई इसके चेयरमैन कौन है, अभी कौन व्यक्ति हैं जो इसे संभाल रहे हैं। दोस्तों 2025 की अभी की बात करें तो डॉक्टर वी नारायणन कौन है? डॉक्टर वी नारायणन
दोस्तों डॉक्टर वी नारायणन, इनकी फोटो भी देख लीजिए आप। ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर वी नारायणन, जो कि फिलहाल इसरो के क्या है, चीफ है। दोस्तों आज के समय में हम जो भी काम कर रहे हैं इसरो के अंदर, इन्हीं की देखरेख में कर रहे हैं। फोटो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप नाम के साथ जल्दी कनेक्ट कर जाएं। जैसे मैंने अभी आपको विक्रम साराभाई की फोटो दिखाया था तो छप गई होगी फोटो, ऐसे ही इनकी भी फोटो बढ़िया अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों तक अब यही रहने वाले हैं। तो डॉक्टर वी नारायण अभी इसरो के कौन है साथियों, प्रमुख है। चलें आगे की बात करते हैं। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, हमारी जो क्लास है आज की वो इसरो को समझने की है, फिर इसरो के काम समझेंगे हम, बहुत सारी चीजें हमें समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसरो की हम सारी की सारी बातें कर चुके हैं, ये सारी की सारी बातें मैं ऑलरेडी अभी आपको समझा चुका हूं। अभी और आगे की बात करते हैं भाई। देखिए दोस्तों, इसरो एकाएक नहीं बना है, ठीक है। इसरो के पहले भी एक संस्था थी, और इसरो के पहले जो संस्था हुआ करती थी हमारे देश में दोस्तों, वो एक संस्था नहीं थी बल्कि वो एक कमेटी थी। देखिए अंतर होता है किसी कमेटी में, है ना, किसी समिति में और किसी संगठन में। दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है। संगठन निश्चित नियमों पर चलता है। संगठन एक बहुत बड़ा, बहुत सारी समितियों का मिश्रण संगठन होता है। समिति बहुत छोटी होती है, इसका एक निश्चित संविधान नहीं होता है, इसमें एक ही व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों शुरू में मतलब 1962 में, ऐसा नहीं है कि हमने 1969 के पहले कुछ नहीं किया। दोस्तों 1962 में, 1962 में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कमेटी बना दी थी, और उस कमेटी का नाम था दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी। हमने क्या बनाई, नेशनल लेवल की एक कमेटी बनाई। नाम क्या रखा, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। दोस्तों स्पेस में रिसर्च करने के लिए हमने इंडियन नेशनल लेवल की एक कमेटी बना दी थी। नाम क्या हो गया, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या नाम हो गया, देखिए इंडियन का आई आ गया भाई, नेशनल का एन आ गया, ठीक है, कमेटी का CO आ गया, कमेटी, इंडियन नेशनल कमेटी। फॉर का कुछ नहीं आया, स्पेस का SPA आ गया, और रिसर्च का R आ गया। क्या हो गया, इनकोस्पार। क्या हो गया दोस्तों, इनकोस्पार। इनकोस्पार। तो दोस्तों जब इसरो नहीं था तो हमारे देश में एक छोटी सी कमेटी थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, शॉर्ट में हम कहते थे इनकोस्पार। ये 1962 में बनी। और दोस्तों इसे किसने बनवाया था, स्वाभाविक तौर पे उस समय जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्हें नहीं बनवाया होगा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके प्रयासों से हुआ। और दोस्तों इसके भी पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, द लीजेंडरी मैन, विक्रम साराभाई इसके भी पहले अध्यक्ष थे। फिर इन्होंने ही कन्विंस कर करके थुम्बा गए, इसरो बनवाया, ये सब काम किया, ठीक है। और दोस्तों आगे चलकर 1969 में क्या हुआ दोस्तों, ये जो इसरो है ना, जो इसरो है ये किससे बन गया, इनकोस्पार से ही क्या बन गया, इसरो बन गया साथियों। इनकोस्पार से क्या बन गया, इसरो। तो हमने इसरो का जो पूर्ववर्ती संस्थान था, इसरो के पहले भी क्या चीज हुआ करती थी, उस पर भी चर्चा कर ली है भाई। बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो अभी तक हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मैं जल्दी से एक स्लाइड बनाता हूं और आपको भाई क्या करवा देता हूं, पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें इनकोस्पार के बारे में और देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों इनकोस्पार कब बना, 1962 में, किसकी, उससे, दूरदर्शिता से, ये फोरसाइट से बना है, मतलब एक विजन के साथ बना है, पंडित नेहरू की। और इसका पहला वर्क प्लेस क्या था, थुम्बा। इसका पहला वर्क प्लेस क्या था दोस्तों, थुम्बा इसका पहला वर्क प्लेस था। और थुम्बा पर एक संस्था थी दोस्तों, TERLS। थुम्बा में जो संस्था बनी उसका नाम क्या था, TERLS। टी मतलब थुम्बा, ई मतलब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा, है ना। अभी मैं सब बता दूंगा आपको। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था जो इक्वेटोरियल के काफी पास था। तो एक ट्रेल करके एक संस्था बनी थी दोस्तों, वहां पर इसका पहला वर्क स्टेशन था। और इसके जो पहले चेयरमैन है वो कौन है, विक्रम साराभाई, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं भाई। ये सारी की सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम एक काम करते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। एक स्लाइड बनाते हैं किसके बारे में साथियों, इसरो के बारे में एक स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। और इसे हम हैंड रिटन तरीके से अभी की अभी याद कर लेते हैं। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का फुल फॉर्म है भाई
इसरो का फुल फॉर्म रेड कलर से लिखना तो बनता है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये क्या है, इसरो का फुल फॉर्म। दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड थोड़ी कम हो रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं ना सबको साथ में लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोग बहुत ही ये मानकर चलिए आपकी शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पर हैं तो आप इजीली स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। पर हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे बड़ा इत्मीनान रहता है ना। छोटी छोटी बातें हैं इस टॉपिक में, अगर वो जल्दबाजी में वो बातें आपके दिमाग से मिस हो गई तो इसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसे इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। भाई इसकी देखो कुछ बेसिक बातें तो आपको बतानी पड़ेगी ना। स्थापना कब हुई ये हम बता देंगे। भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बातचीत हम कर लेंगे, ठीक है। फिर स्थापना कब हुई बता दिया, मुख्यालय बता दिया। फिर हमने बताया इसके प्रथम प्रमुख कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब होता है चेयरमैन, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ये भी हम बता देंगे। फिर अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों ये भी हम बता देंगे, ठीक है। फिर हम क्या बताएंगे, इसका इसका हम बताएंगे दोस्तों मोटो क्या है। मोटो मतलब इसका हमने बता दिया भाई, मोटो को क्या कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। या इसका स्लोगन क्या है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें पहले हम बताते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। एक काम करते हैं, कलर बदल लेते हैं भाई। चलें, स्थापना कब हुई साथियों, इसकी स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1969 में बना भाई। कौन बना, इसरो। कहां पर बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बेंगलुरु बोलो बेंगलोर बोलो बात एक ही है। और ये बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। इससे आपका रिवीजन हो रहा है यहीं की यहीं, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष अभी मैंने पढ़ाया था, डॉक्टर वी नारायणन। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वी नारायणन है, 2025 में बने हैं, मेंशन भी कर दिया। मोटो क्या है दोस्तों, इसका मोटो है मानव सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दोस्तों इसका मोटो पढ़ा था हमने, मानव सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों, कई बार इंग्लिश में आ जाता है तो हमें इंग्लिश में भी देखना है। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, आपको जो कहना है इतना चलता है। ये दोस्तों इसका क्या है, मोटो। यही सारी तो बातें हमने पढ़ी थी। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें क्या है भाई, इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या है दोस्तों, इसकी पूर्ववर्ती संस्था। दोस्तों इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है क्या कहलाती है, इसकी पूर्ववर्ती संस्था कहलाती है दोस्तों इनकोस्पार। क्या कहलाती है, इनकोस्पार कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकोस्पार। और साथियों इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इनकोस्पार में आई का मतलब क्या है, इंडियन। एन का मतलब क्या है, नेशनल, इंडियन नेशनल। सीओ का मतलब क्या है साथियों, सीओ का मतलब है कमेटी। काय के लिए कमेटी बनी, फॉर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर क्या, स्पेस। एसपीए का मतलब क्या था, स्पेस। आर का मतलब क्या है, रिसर्च। आर का मतलब क्या है, रिसर्च। दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये इनकोस्पार का फुल फॉर्म हो गया। और इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हमने और भी देखी है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। इसे ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई साथियों, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना ये हुई है 1962 में, ठीक है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर था,
दोस्तों इसका हेडक्वार्टर था थुम्बा में। और थुम्बा में भी कहा, TERLS, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, टी मतलब थुम्बा, ई मतलब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, है ना। ये विक्रम साराभाई ने बनाया था। और दोस्तों इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? दोस्तों इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके फर्स्ट चेयरमैन थे साथियों। और फिर आगे चलकर 1969 में इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया? इसरो कर दिया। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें अभी हमने कुल लगभग 20-25 मिनट में डिस्कस की। चलिए जल्दी से ऐसे एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी बातचीत दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों आगे की अब हम बात करते हैं। आई होप कि आपने स्लाइड को देख लिया होगा। जल्दी से हम रिवाइज करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया होगा। अब स्थापना क्या है, कब हुई स्थापना? 15 अगस्त 1969 को हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई दोस्तों इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। और मोटो क्या है इसका? मानव की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन दी सर्विस ऑफ मैनकाइंड। फिर दोस्तों हमने जो एक अलग चीज देखी है वो क्या है? पूर्ववर्ती संस्था। और दोस्तों इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है उसका नाम क्या है? इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। कब बनती है? 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? थुम्बा में। और थुम्बा में भी हेडक्वार्टर कहाँ है? टर्ल में, TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च रॉकेट लॉन्च सेंटर में। पहले चेयरमैन कौन है? विक्रम साराभाई। और आगे चलकर ये इसरो का ही क्या बन जाता है? इसरो ही बन जाता है। आज इसरो उसी से तो बना है। चलें साथियों अब आगे की हम बात करते हैं। और अब हम जो बातचीत करने वाले हैं भाई, वो करने वाले हैं दोस्तों इसरो के प्रमुख संस्थानों के बारे में। दोस्तों इसरो के कुछ प्रमुख संस्थान हैं। क्या है दोस्तों? इसरो के कुछ प्रमुख संस्थान हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज से मिलकर, निकायों से मिलकर बनता है। उन्हीं निकायों के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि सभी निकाय मिलकर इसरो बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा हमें इसमें, लेकिन यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए। देखिए दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा एफर्ट मांगते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपसे वो क्वेश्चन बनते हैं तो वो पे ऑफ भी करके चले जाते हैं। क्योंकि जिसने मेहनत नहीं की है उससे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें तुक्के उक्के नहीं लगते, ना ही कम मेहनत में काम होता है। थोड़ी सी मेहनत, मेहनत कैसी? फोकस। केवल बैठिए क्लास में, मैं जो कह रहा हूँ वो कर कर देखिए, आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए और स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे फैक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं ना, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना बन जाए। ये भारत का मैप है भाई, पूरा भारत का नक्शा है। फिलहाल इसरो के संस्थान में हमें 3 संस्थान पढ़ने। कितने संस्थान पढ़ने? 3। मैं आपको पहले 3 सेंटर पढ़ा रहा हूं भाई। कितने सेंटर पढ़ा रहा हूं दोस्तों? 3 सेंटर पढ़ा रहा हूं। 3 केंद्रों के बारे में पढ़ा रहा हूं। 3 चीजें हमें पढ़नी है। और दोस्तों ये 3 चीजें जो है ये किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है। तीनों किसके नाम पर है? प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर। इसलिए याद करने में हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली भाई। 3 प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली जगह जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले यहां पर देखिए, है ना। ये अगर यहां पर हम देखें, देखो यहां पर होगा पश्चिम बंगाल और यहां पर क्या होगा? उड़ीसा। तो दोस्तों यहां पर एक राज्य है उड़ीसा। OR मतलब क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा में दोस्तों एक आइलैंड है, एक छोटा सा क्या है? आइलैंड। इस आइलैंड का पुराना नाम कुछ और था, इसे हम व्हीलर द्वीप कहते थे, व्हीलर द्वीप। उसे छोड़िए दोस्तों, अब इसका नाम जो है वो बदलकर हो गया है APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। किसके नाम पर हो गया है? APJ अब्दुल कलाम के नाम पर हो गया है। APJ अब्दुल कलाम इनर व्हीलर द्वीप, इनर व्हीलर, इनर व्हीलर आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप। दोस्तों इसका नाम हो गया। देखिए कितना बढ़िया। अब इसे याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों नहीं होगी दिक्कत? क्योंकि भाई हमें पता चल गया कि उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पे एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम क्या है? इनर व्हीलर द्वीप। क्यों पढ़ रहे हैं हम? अभी उस पर बात करते हैं। दोस्तों हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं
क्योंकि आज के समय में हमारे देश में जितनी भी मिसाइल्स बनती है, जितनी भी मिसाइल्स बनती है दोस्तों, उन सब का जो टेस्ट होता है उसका यहीं पर टेस्ट होता है। ये हमारी मिसाइल की टेस्टिंग रेंज है दोस्तों। हम जितनी भी मिसाइल बनाते हैं भारत में, उस सब का हम परीक्षण कहाँ पर करते हैं? उन सब का परीक्षण करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में, और इसे डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर बनाया है, याद रखिएगा। डीआरडीओ क्या है? आपको पता ही होगा, डिफेंस, आपको पता ही होगा यार, है ना? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो डिफेंस के लिए रिसर्च करती है और नई नई चीजों को डेवलप करती है। उसने और किसने? इसरो ने मिलकर बनाया इसे। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को। कहां पर है? उड़ीसा में, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश। दूसरी जगह क्या है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी जगह का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। दोस्तों, अगली जगह क्या है? श्रीहरिकोटा। याद हो गया? आंध्रा में, उड़ीसा के नीचे क्या है? आंध्रा, और आंध्रा में जगह क्या है? श्रीहरिकोटा। और इस श्रीहरिकोटा में है दोस्तों, यहां पर है सतीश धवन के नाम पर। सतीश धवन जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पर यहां पर क्या है? सतीश धवन जी के नाम पर क्या है? स्पेस स्टेशन सेंटर है, या कह लो आपकी स्पेस रिसर्च सेंटर। क्या है दोस्तों? सतीश धवन जी के नाम पर क्या है? स्पेस रिसर्च सेंटर। तो एक नाम क्या हो गया? सतीश धवन जी के नाम पर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मैं ना एक काम करता हूं, इस टॉपिक की गंभीरता समझाने के लिए आपको ये मैप पहले दिखा देता हूं। ये देखो भाई, ये मैप, ये कुछ मैप दिख रहा है क्या आपको? इतने संस्थान हैं भारत में, क्या हमें पूरे पढ़ने हैं? बिल्कुल पूरे नहीं पढ़ने। मैं हूं ना इसके लिए, मैंने आपके लिए बिल्कुल काम के इंस्टीट्यूशन अलग से निकाल रखे और उन्हें याद भी मैं आपको तुरंत करवा रहा हूं। अब आप गंभीरता समझ पा रहे होगे तो प्लीज इसे अच्छे से देखो। पहला हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में। दूसरा हो गया सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसे शॉर्ट में कहा जाता है सतीश धवन स्पेस, सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSR। ठीक है, SDSR उनके इनिशियल लेटर से। और तीसरा जो है दोस्तों वो है केरल, और केरल में जगह है थुम्बा। ये थुम्बा वही जगह है जहां विक्रम साराभाई जी ने पहली बार जो है TERL बनवाया था। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया था दोस्तों। अब इसका जो नाम हो गया है ना, यहाँ पर भी इस मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर भी मेंशन आपको मिलेगा। ये देखो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और उसे कहा जाता है VSSC। इसे यहाँ पर जो संस्था उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है VSSC। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विक्रम साराभाई। V का मतलब हो गया विक्रम, S का मतलब हो गया साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों यहाँ पर क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें मैंने कहा था ना, अभी मैं केवल आपको 3 ऐसे संस्थान बता रहा हूं जो प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर, और ये प्रसिद्ध व्यक्ति तीनों आपको याद हैं। पहला व्यक्ति कौन है? बड़े ही प्रसिद्ध मिसाइल मैन कहे जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर तो आपको याद ही रहेगा कहां पर आइलैंड है। दूसरे व्यक्ति कौन है? सतीश धवन। और अभी मैंने बताया कि जैसे हमारे देश में विक्रम साराभाई का नाम है, वैसे ही सतीश धवन जी का भी नाम। और तीसरे कौन है दोस्तों? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। 3 लोगों के नाम पर दोस्तों आपको संस्थान याद करने थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर कहां पर है संस्थान? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम इनरव्हीलर द्वीप है, जो हमारी मिसाइल टेस्ट रेंज है। ठीक है दोस्तों। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही हम क्या करते हैं? भारत में जितने भी सैटेलाइट बनते हैं दोस्तों, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, तो जितने भी सैटेलाइट बनते हैं उन सैटेलाइट को यहां से क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है दोस्तों। ये सैटेलाइट का क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है। तो जितने भी सैटेलाइट बनते हैं, चाहे वो छोटा बने, चाहे वो बड़ा बने, चाहे वो चंद्रयान बने, चाहे वो कोई बने, उसे हमेशा कहां से छोड़ा जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा। ओके, ये सारी की सारी बातें। और दोस्तों ये जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दोस्तों ये जो हमारा रॉकेट टेस्टिंग रेंज, रॉकेट की टेस्टिंग कहां पर होती है? हमारे यहाँ रॉकेट की जो टेस्टिंग होती है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होती है। तो अभी तक हमने केवल 3 संस्थान देखे।
अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे साथियों। देखिए, अब ना रिमोट सेंसिंग करके एक शब्द पहले आपको समझना पड़ेगा। एक शब्द यहाँ पर आप समझिए, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी है ना यहाँ पर। तो रिमोट सेंसिंग को समझिए, रिमोट सेंसिंग क्या है। भाई मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपके घर में लगा है एक टीवी और आपके हाथ में रखा है एक एक क्या रखा है भाई, रिमोट। ये क्या है, रिमोट। दोस्तों ये रिमोट क्या करता है, दोस्तों ये रिमोट बिना प्रत्यक्ष संपर्क के मतलब आप किसी बिना छुए इस टीवी को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों जब आप बिना प्रत्यक्ष संपर्क के, बिना प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है यार, डायरेक्ट। संपर्क मतलब क्या है, कनेक्शन। तो आप डायरेक्ट कनेक्शन में थोड़ी ना थे, बिना प्रत्यक्ष संपर्क के। टीवी पास में है या दूर है, दूर है। दूर स्थित वस्तु से संपर्क स्थापित करना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दोस्तों आपका रिमोट रिमोट सेंसिंग ही करता है। रिमोटली मतलब समझ गए आप, सेंस मतलब भी समझ गए होंगे, बिना छुए, बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के दूर स्थित वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उससे संपर्क स्थापित करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। और दोस्तों ये रिमोट सेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें मौसम की जानकारी लेनी है या टीवी चलाना है या इंटरनेट चलाना है, तो भाई रिमोट सेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो रिमोट सेंसिंग के लिए दो इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जो इसरो मैनेज करता है। दो इंस्टीट्यूट है जो कौन मैनेज करता है, इसरो। पहला जो है दोस्तों वो है उत्तराखंड के देहरादून में। कहां पर है, उत्तराखंड के देहरादून में है साथियों, उत्तराखंड के देहरादून में। और इसका नाम है IIRS। क्या है दोस्तों, IIRS। IIRS का फुल फॉर्म क्या है भाई, बहुत सिंपल है। पहले आई का मतलब हो गया इंडियन, दूसरे आई का मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन। तो क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूशन। क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर रिमोट सेंसिंग। कितना सरल है देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं। भाई एक दो बार थोड़ा सा समय देना है आपको, बिल्कुल भी लोड थोड़ी ना देना है दिमाग में। आपको क्या देना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ समय। तो दोस्तों रिमोट सेंसिंग जैसे तीन प्रसिद्ध नाम के संस्थान आपने पढ़े, वैसे ही दो संस्थान किसके पढ़ लीजिए, दो संस्थान आप पढ़ लीजिए रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पढ़ लीजिए, रिमोट सेंसिंग से। बस जैसे आपने तीन प्रसिद्ध नाम वाले संस्थान पढ़ लिए, वैसे ही दो रिमोट सेंसिंग के पढ़ लीजिए। एक कहां पर हो गया, देहरादून में, और दूसरा जो है दोस्तों वो है तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में। दूसरा कहां है दोस्तों, हैदराबाद में, ये हैदराबाद। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई इसका, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल, अब यहां लिखने में बड़ी दिक्कत है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों नेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या है दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC। तो दोस्तों दो संस्थान हैं जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये कहां पर है, ये है देहरादून में, और ये कहां पर है, हैदराबाद में। तो इस तरीके से पांच संस्थान मैंने आपको याद करवा दिए। ठीक है, मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप केवल पढ़ें। तो अभी तक हमने पांच संस्थान पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। एक संस्थान आप यहां जोड़िए, एक संस्थान है भाई गुजरात में, और गुजरात में जगह का नाम है दोस्तों अहमदाबाद। क्या नाम है, अहमदाबाद। और दोस्तों अहमदाबाद में जो संस्थान है उसका नाम है SAC। SAC क्या होता है भाई, थोड़ा कठिन नाम तो है। SAC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अभी मैं इनके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको, पर फिलहाल याद कीजिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक हमने अलग से पढ़ लिया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। चलिए मैं एक बार ये भाई मैप को चेक कर लूं, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है साथियों, एक एक चीज क्लियर दिख रही है, एक एक चीज क्लियर दिख रही है। ठीक है, चलिए अभी तक क्या क्या पढ़ा है भाई, तीन प्रसिद्ध नाम पढ़ लिए हैं, दो रिमोट सेंसिंग के संस्थान पढ़ लिए, एक मैंने अलग से पढ़ाया अहमदाबाद।
दोस्तों दो संस्थान आपको और पढ़ने। एक संस्थान पढ़ना है आपको एमपी में, एक कहां पढ़ना है, एमपी में पढ़ना है। एमपी में है दोस्तों भोपाल, एक पढ़िए भोपाल, है ना, इसके नीचे मैं रेड कर दे रहा हूं अलग से दिख जाए ताकि। और एक संस्थान दोस्तों है कर्नाटक में, ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में जगह का नाम है हासन, जगह का नाम क्या है, हासन। एक काम करते हैं भाई, एक नया मैप फिर से बना लेते हैं अपने तरीके से। और इस बार जो मैं मैप बनाऊंगा साथियों, उस मैप में मैं ऊपर का भारत नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि उससे ना फिर बहुत लिमिट हो जाती है चीजें। और प्लीज इसको जज मत कीजिएगा, ज्यादा लिखना है तो मैंने थोड़ा सा वास्ट बनाया है ना। संस्थान देखिए, फिर से देखिए, फिर से पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, फिर से पूरा पढ़ा रहा हूं। और एक अलग स्लाइड बना लेते हैं ट्रिक की। देखिए, सबसे पहले तीन जो संस्थान हमें पढ़ने हैं, तीन संस्थान पढ़ने हैं किसके, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर। तीन किसके नाम पर पढ़ने हैं दोस्तों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर पढ़ने हैं। इस टॉपिक को तो ऐसे ही कवर कर लेंगे हम। और ये तीन व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति है कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरे व्यक्ति कौन है, सतीश धवन। और तीसरे व्यक्ति कौन है, विक्रम साराभाई। ये तीन व्यक्तियों के नाम पर आप पूरा का पूरा एक हिस्सा याद कर लेंगे, ठीक है। दो संस्थान आपको किसके आधार पर पढ़ने हैं, रिमोट सेंसिंग को याद में रखते हुए पढ़ने हैं कि भाई हमने रिमोट सेंसिंग के दो संस्थान पढ़े। एक पढ़ा है देहरादून में और एक पढ़ा है कहां पर, हैदराबाद में। क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूं तो देहरादून में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग का, और यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग का सेंटर है, एनआरएससी। छोटा सा अंतर है लेकिन समझ जाओगे आप दोस्तों। इसके बाद हमको एक संस्थान क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सेंटर, है ना। एक संस्थान हमने एप्लीकेशन सेंटर, दो संस्थान मास्टर फैसिलिटी सेंटर पढ़ना है। दो संस्थान क्या है, मास्टर, याद रखिए मास्टर फैसिलिटी सेंटर। दोस्तों मास्टर फैसिलिटी सेंटर उस सेंटर को कहते हैं जहां पर हर चीज का इलाज होता है। जैसे मास्टर चाबी होती हर ताले को खोल सकती, वैसे मास्टर फैसिलिटी सेंटर वो जगह है जहां पे सब कुछ है। सैटेलाइट का एक एक डेटा है, एक एक डेटा है वहां पे, वो सब काम कर सकते हैं। फिलहाल इतना देखना है, चले आगे की बात करते हैं। हमने एक मैप भी तो बनाया था, ये बनाया हमने, इस पे हम फिल करते हैं। आ जाओ भाई, ये क्या है, उड़ीसा। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, इनमें राज्यों के नाम लिख लेते हैं। दोस्तों ये जो है, ये है गुजरात, ठीक है, बॉक्स में लिख देते हैं। उसके नीचे क्या आएगा, महाराष्ट्र, बॉक्स में लिख देते हैं। उसके नीचे भाई गोवा आएगा, लेकिन गोवा में कुछ नहीं है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कर्नाटक। उसके बाद क्या आएगा, केरल। दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आता है दोस्तों भारत में आंध्र प्रदेश, है ना, ये हाइपोथेटिकल मैप है। उसके ऊपर आता है दोस्तों उड़ीसा, ओआर। और उसके ऊपर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, ओके। बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तेलंगाना, टीएस मतलब तेलंगाना। वैसे आजकल उसको टीजी कहने लगे हैं तो मैं उसको टीजी लिख देता हूँ। पहले तेलंगाना स्टेट बोलते थे, अब उन्होंने कहा भैया हमको स्टेट मत बोल दो, बुरा लग जाता है, हम उसको तेलंगाना बोलने लगे हैं, टीजी। और उसके ऊपर क्या आएगा भाई, उसके ऊपर आएगा आपका अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अब यहाँ पर फिल कर लेते हैं हम सारी की सारी बातों को। चलिए भाई, दोस्तों उड़ीसा में जो हमें जगह देखनी है उसका नाम क्या है। उड़ीसा में दोस्तों एक आइलैंड है। वैसे ये आइलैंड कहाँ पर है, ये है बालासोर में। कहाँ पर है, बालासोर। अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो जगह कहाँ पर है, बालासोर में। और जो आइलैंड है दोस्तों, आइलैंड का नाम क्या है दोस्तों, आइलैंड का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम इनर व्हीलर द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम इनर व्हीलर द्वीप जो है वो इसका नाम है। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, खास बात ये है कि ये जो संस्था है, यहाँ हमारा क्या होता है, ये मिसाइल टेस्ट रेंज है भारत की। क्या है दोस्तों, मिसाइल टेस्ट रेंज है, मतलब हमारे मिसाइलों का टेस्ट कहां पर होता है, यहीं पर होता है। देखो रिवीजन भी साथ में चल गया ना आपका। चले अगला, अगली जो जगह दोस्तों, अगली जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा,
क्या है दोस्तों से, देखिए मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी इसको पढ़ा सकता हूँ, पर मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बार बार सुन के आपको याद हो जाए, ज़्यादा लोड ना पड़े दिमाग, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, थोड़ा टफ टॉपिक तो ये है, ये तो मानकर चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलें आगे की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो जगह है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो जगह है उसका नाम क्या है, सतीश धवन के नाम पर है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, लिख देते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, क्यों इस पे इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश का क्या है, सैटेलाइट उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट लॉन्च यहां पर होते हैं, सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है हमारे भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों। क्या है, उपग्रह यहीं से भेजे जाते हैं, जितने भी उपग्रह वो यहीं से भेजे जाएंगे, ये भी हमने देख लिया। चलें भाई अगली अगली की बात करते हैं दोस्तों। अगली जगह हमने देखी थी केरल, और केरल में जो जगह थी उसका नाम था भाई थुम्बा। थुम्बा वैसे कहां पर आता है दोस्तों, थुम्बा आता है तिरुअनंतपुरम में। थुम्बा आजकल कहाँ आता है, तिरुअनंतपुरम नाम के जिले में आता है। और साथियों अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर है भाई VSSC। VSSC मतलब विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और दोस्तों यहां पर किस बात की टेस्टिंग होती है, यहां पर होती है रॉकेट की टेस्टिंग। रॉकेट की क्या होती है दोस्तों, यहां पर टेस्टिंग होती है। चलिए 3 संस्थान हमने प्रसिद्ध लोगों के नाम पर देख लिए, जल्दी से इसे देख लो फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, बॉक्स वॉक्स नहीं बना रहे हैं भाई, अब इतना तो चलता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। गुजरात, गुजरात में जो जगह है, गुजरात में जगह मैंने अभी आपको बताई थी अहमदाबाद। गुजरात में जगह क्या है, अहमदाबाद है। और अहमदाबाद में है दोस्तों SAC। क्या है दोस्तों, SAC। और इसका फुल फॉर्म मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। देखिए अगर लिस्ट बना के याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा, और अगर मेरे फॉर्मूले से करोगे तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा यार, और बिल्कुल ब्रेन नहीं लग रहा है इसमें, बैठना ही तो है, देखना ही तो है, धैर्य बस तो लेना है और कुछ नहीं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है, अहमदाबाद में, ये है साथियों। अब आगे की बात करते हैं, 2 संस्थान अच्छा पहले और भी देख लेते हैं भाई। चलिए इसके अलावा हमें देखना था उत्तराखंड। अब 2 संस्थान हम देखते हैं भाई रिमोट सेंसिंग वाले, और उत्तराखंड में जो जगह है उसका नाम है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, देहरादून। और तेलंगाना में क्या हो गया, हैदराबाद। तेलंगाना में क्या है साथियों, हैदराबाद, ये हो गया हैदराबाद। चलिए अच्छा अब आगे की बात करते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर है IIRS। यहां पर क्या है, IIRS। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है भाई इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। भाई ये रिमोट सेंसिंग को सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सिखाई जाती है, ट्रेनिंग होती है पूरी। और ये जो हैदराबाद है दोस्तों, हैदराबाद में क्या है आपका, हैदराबाद में है आपका NRSC। NRSC मतलब नेशनल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो दोस्तों ये जो है ये सेंटर है, रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, है ना। तो 2 बातें हमने और देख ली। अब आगे की बात करते हैं भाई, 2 चीजें और देखनी है। मध्य प्रदेश में जो अभी आपको जगह देखनी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश में जगह है भोपाल दोस्तों। और कर्नाटक में जो जगह है दोस्तों उसका नाम है हासन। और मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे मैप में, क्या कर रहा हूं, कनेक्ट, क्योंकि दोनों में एक ही संस्था है, और दोनों की संस्था का नाम जो है वो है MCF। क्या है दोस्तों, MCF। अब ये MCF क्या होता है मैं यहां समझा देता हूं आपको। दोस्तों MCF का फुल फॉर्म है मास्टर फैसिलिटी, मास्टर फैसिलिटी सेंटर।
मास्टर MCF नहीं, MFC या MCF भी कर लो, मास्टर फैसिलिटी सेंटर, उससे कुछ नहीं होता, इसी तरीके से होता है। तो दोस्तों ये मास्टर फैसिलिटी सेंटर दो जगह है, भोपाल में भी है और हासन में भी है। दोनों का नाम सेम है बट दो है। चलिए यहां तक फिलहाल पढ़ के देखिए, वरना आप ज्यादा बता देंगे तो एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं कर रहा हूं यहां से ओवर वॉइस, प्लीज इसे मिलाइए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा उड़ीसा में बालासोर, बालासोर में है APJ अब्दुल कलाम इनर व्हीलर आइलैंड जो कि भारत की मिसाइल टेस्ट रेंज। श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। थुम्बा में है तिरुवनंतपुरम। फिर उसके बाद ये भोपाल और हासन में है मास्टर फैसिलिटी सेंटर। और यहाँ पर देहरादून और तेलंगाना में क्या है आपका रिमोट सेंसिंग का एक इंस्टीट्यूट है। और इधर कहाँ है, इधर क्या है सेंटर। इतनी चीजें तो याद हो गई होगी, इतनी चीजें तो आराम से याद हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़े आगे की बात करते हैं, है ना। चलें भाई, एक संस्थान और ऐड कर लो यार, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक संस्थान और ऐड कर लेते हैं। एक संस्थान और ऐड करना है भाई, कहां पर, कहां गया मैप, ये है मैप। एक संस्थान और ऐड कीजिए यहीं पर, कर्नाटक में बेंगलोर। कर्नाटक में एक जगह का नाम क्या है, बेंगलोर। इसे ब्लैक कर देते हैं नियम के मुताबिक, क्योंकि ब्लैक चल रहा है फॉर्मेट, बेंगलोर। और दोस्तों बेंगलोर में जो संस्था है, बेंगलोर में जो संस्था है उसका नाम है UR राव। यार इसे भी ब्लू कर देते हैं भैया, क्योंकि ब्लू में ही चल रही थी चीजें। UR राव दोस्तों, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हमारे, UR राव। UR राव सैटेलाइट सेंटर, UR राव सैटेलाइट सेंटर नाम है भाई। ये दोस्तों एक ये अलग है, ये कहां पर है, ये बेंगलोर में, UR राव के नाम से। इतने प्रमुख संस्थान है दोस्तों जो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो एक काम कीजिए, इसको ना थोड़ा और बेहतर कर लीजिए भैया। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर मैंने आपको 4 बता दिया है, 4। और एक और आदमी कौन जोड़ दिया है, एक और आदमी जोड़ दिया है, UR राव। UR राव के नाम से भी सेंटर है। ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा कुछ संस्थान और भी हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। पहले मैं एक एक करके सबके बारे में बातचीत आपके साथ कर लेता हूं। देखिए हमने IIRS पढ़ा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। दोस्तों ये देहरादून में है और ये रिमोट सेंसिंग, GPS, है ना, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में काम करता है हमारे देश में। अगला संस्थान है दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। और इसमें उपग्रह का डेटा रखा जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसको बांटा जाता है अलग अलग सेंटर में। काम आपको देखना जरूरी नहीं है, मैं केवल आपको एक बार बता देता हूं ताकि एक आइडिया आपको लग जाए। MCF मतलब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसका अब नाम बदल गया है, मास्टर फैसिलिटी सेंटर बोलते थे, अब इसका नाम MCF हो गया, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि हासन में भी है और भोपाल में भी है। दोस्तों ये सारे काम करती है, जो भी सैटेलाइट है उस पर कंट्रोल करना, उस पर नजर रखना, ये इन्हीं का काम है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है और ये सारे एप्लीकेशन बनाता है, जैसे पेलोड बनाएगा, तमाम चीजें बनाएगा, जो भी जरूरी चीज है ना उपग्रह के लिए वो सब बनाएगा। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है दोस्तों। और ये उपग्रह से रिलेटेड काम करता है और इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था इसरो सैटेलाइट सेंटर। पहले इसे इसरो सैटेलाइट सेंटर कहा जाता था। फिर जब UR राव जी रिटायर हो गए तो UR राव जी को डेडिकेट करने के लिए इसका नाम क्या कर दिया हमने, इसका नाम हमने कर दिया UR राव के नाम पर, UR राव सैटेलाइट सेंटर, क्योंकि UR राव ने काफी काम किया इसरो के लिए, तो चलता है, इतना डेडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, पढ़ा चुके हैं। और ये हमारा क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से हम सैटेलाइट और हमारे लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं। विक्रम साराभाई दोस्तों, विक्रम साराभाई कहां पर है, थुम्बा में है स्पेस सेंटर। और यहाँ पर लॉन्च व्हीकल मतलब कि हमारे जो रॉकेट्स होते हैं ना, उन्हें क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ संस्थान और है जो आप चाहें तो ऐड करें, अन्यथा छोड़ दें। देखिए जो हमारे जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, जो हमारे लॉन्च व्हीकल होते हैं, इन लॉन्च व्हीकल्स में 2 प्रकार के ईंधन रखे जाते हैं। एक होता है ठोस ईंधन जो कि ऑलमोस्ट बारूद है, और एक होता है द्रव ईंधन जो कि ऑलमोस्ट आपका
डीजल पेट्रोल से बहुत अच्छी क्वालिटी का पॉलीमर है। ठीक है, दोनों को अलग अलग जगह बनाया जाता है। तो भाई जो लिक्विड, अच्छा, और जो इसका ईंधन होता है दोस्तों, जैसे हमारे गाड़ियों की ईंधन को हम ईंधन कह देते हैं, फ्यूल कह देते हैं। रॉकेट का जो ईंधन होता है उसे प्रोपल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोपल्सन। प्रोपल्सन कहा जाता है रॉकेट का ईंधन। रॉकेट का जो ईंधन है वो क्या कहलाता है? प्रोपल्सन। और प्रोपल्सन 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और मिक्स। हमें फिलहाल 2 की बात करनी है, सॉलिड और लिक्विड। दोस्तों लिक्विड कहाँ बनता है? लिक्विड बनता है 2 जगह, तिरुवनंतपुरम में भी बनता है और बेंगलोर में भी बनता है और महेंद्रगिरी में भी बनता है। इतनी सारी जगह बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर पढ़ना है तो पढ़ लो भाई। लिक्विड प्रोपेलेंट 3 जगह बनता है दोस्तों। एक महेंद्रगिरी करके जगह है, वहां बनता है। एक तिरुअनंतपुरम में बनता है। भाई नाम ही तो पढ़ लें, इतना तो पढ़ ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप आज इजीली पढ़ लेंगे। और बेंगलोर, इतना आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे, आपने बहुत हैवी टास्क करे हैं, ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है। दूसरा दोस्तों, एक अच्छा, और इसी का जो सॉलिड वाला है, लिक्विड 3 जगह बनता है और सॉलिड वाला श्रीहरिकोटा में बनता है दोस्तों। तो मैं इसका एक अलग से अभी चार्ट बना देता हूं आपके लिए। अगला एक और देख लो दोस्तों, ये एक संस्था है NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। भारत में जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिसर्च करने के लिए एक लैब है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब। दोस्तों ये कहां पर है? तिरुपति में, आंध्र प्रदेश की तिरुपति में। ये वायुमंडल का अध्ययन यहां पर होता है। और अगला है दोस्तों, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये स्पेस का ही रिसर्च करता है, लेकिन बहुत अंदर जाकर, चंद्रयान, मंगलयान जहां हमें पहुंचाना है बहुत दूर, वहां का ये बेंगलोर में। तो एक काम करते हैं, जो हमने वो मैप बनाया था भाई साहब, उस मैप के नेक्स्ट में एक और मैप जोड़ देते हैं, अदर्स लिखकर, अदर्स इंस्टीट्यूशन, थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उस पर। ठीक है। और चलिए मैं बना रहा हूं फिर से भारत का नक्शा, ये मैंने बना दिया। और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं बिना ज्यादा समय गवाए। ईंधन की बात सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर एक जगह है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में अभी हमने देखा था है श्रीहरिकोटा। और दोस्तों श्रीहरिकोटा में बनता है ठोस ईंधन। क्या बनता है? ठोस ईंधन। सॉलिड प्रोपल्सन यूनिट कहां पर है? श्रीहरिकोटा। ठीक है। जबकि दोस्तों 3 जगह याद रखना, कितनी जगह? 3 जगह। केरल में तिरुवनंतपुरम, केरल में क्या हो गया? तिरुवनंतपुरम, ये पहली जगह है। दूसरी जगह है कर्नाटक, कर्नाटक में बेंगलोर, बेंगलोर ही था ना भाई? क्या था यार? एग्जैक्टली बेंगलोर ही था, है ना? हो जाता है, हो जाता है। कर्नाटक में क्या है? बेंगलोर। और इधर है दोस्तों उड़ीसा में महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। ये जो 3 संस्थान, ये जो 3 जगह है दोस्तों, ये 3 जगह, यहां पर क्या बन रहा है? द्रव ईंधन बन रहा है। आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। यहां क्या बन रहा है? द्रव ईंधन। 2 चीजें देख लिया, ठोस ईंधन श्रीहरिकोटा में, द्रव ईंधन 3 जगह पे, महेंद्रगिरी, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम। और यहां पर ठोस ईंधन, ये 2 बातें बता दी आपको। इसके अलावा 2 जगह आप और याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में एक जगह है तिरुपति, एक जगह क्या है? तिरुपति। और कर्नाटक में बेंगलोर तो है ही है। ये 2 जगह और याद करना। दोस्तों बेंगलोर में क्या हो रहा है? बेंगलोर में नेशनल डीप स्पेस रिसर्च हो रही है, नेशनल डीप स्पेस रिसर्च। और यहां पर क्या हो रहा है? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर, रिसर्च लैब। यहां पर वायुमंडल का अध्ययन हो रहा है तिरुपति में। और यहां पर किसका अध्ययन हो रहा है? यहां पर डीप स्पेस का अध्ययन हो रहा है। किसका अध्ययन हो रहा है? डीप स्पेस का अध्ययन हो रहा है। तो चाहे तो आप इसे पढ़ लें, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये संस्थान उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि पहले वाले हैं। तो आप पहले वाले इंस्टीट्यूट याद रखें, वहीं से अभी तक सारे क्वेश्चन आए हैं। जितने भी क्वेश्चन आए उसके बाहर के नहीं आए भाई। बाकी इंस्टीट्यूशन तो इतने सारे हम पूरे नहीं कर सकते, ये सबको पता है। चलें तो आगे की बात करते हैं भाई, आगे की बात करते हैं, है ना? चलिए थोड़े आगे की बातचीत कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम क्या करते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं। आगे की क्या बात है? यही सारी की सारी बातचीत थी जो हमें इस क्लास में करनी थी। साथियों आई होप कि आपको ये जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको पढ़ने पढ़ाने का तरीका ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हुई है, कोई भी टॉपिक याद नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लीजिए और
जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम कुछ प्रमुख प्रक्षेपण केंद्रों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमें बहुत सारी बातें करनी है डिटेल से, है ना। प्रक्षेपण केंद्रों के बारे, लॉन्च सेंटर के बारे में हम बात करेंगे भाई। ये देखिए, इन सब के बारे में हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, तो इस पर बातचीत करेंगे हम और इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म करेंगे हम। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।